नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। साल 2011 में जापान में 9.0 की तीव्रता वाला भूकंप अपने साथ भीषण सुनामी लाया, जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। करीब 20 देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। अब रूस में 8.8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप आया है और यह भूकंप अपने साथ सुनामी भी लाया है, जिससे दुनिया के 44 देशों में तबाही मच रही है। रूस के कमचाटका प्रायद्वीप में आए इस भूकंप से अमेरिका से लेकर जापान तक में सुनामी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की जा रही है। सुनामी की लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। इन लहरों का असर दुनिया के 44 देशों पर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर रूस, अमेरिका, इक्वाडोर और जापान पर है। 3 मीटर से अधिक की लहरें इक्वाडोर, रूस, अमेरिका का उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप को प्रभावित कर रहा है। 1 से 3 मीटर की लहरें चिली, कोस्टा रिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, गुआम, हवाई, जापान, जारविस द्वीप, जॉन्सटन एटोल, किरिबाती, मिडवे द्वीप, पाल्मायरा द्वीप, पेरू, समोआ, सोलोमन द्वीप को प्रभावित कर रही हैं। वहीं 0.3 से 1 मीटर तक की लहरें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, चूक, कोलंबिया, कुक द्वीप, अल सल्वाडोर, फिजी, ग्वाटेमाला, हाउलैंड और बेकर द्वीप, इंडोनेशिया, कर्माडिक द्वीप, कोसरे, मार्शल द्वीप, मैक्सिको, नोरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, न्यूए, उत्तरी मरियाना द्वीप, पलाऊ, पनामा, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, पैटर्न द्वीप, पोपेन हपोई, ताइवान, टोकेलाऊ, टोंगा, तुवालू, वनातू, वेक द्वीप, वालिस और फ्यूटूना अमेरिका समोआ याप को प्रभावित कर रही हैं। वहीं सबसे छोटी लहरें यानी 0.3 मीटर से कम की लहरें ब्रुनोई, चीन, उत्तर कोरिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को प्रभावित कर रही हैं। अलास्का और कमचाटका प्रायद्वीप में अमेरिका, रूस के परमाणु ठिकाने भी हैं। वहीं जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करा लिया गया है। जापान में सुनामी का असर भारत के भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ना तय माना जा रहा है। एक दिन पहले ही इस क्षेत्र में भूकंप आया था। भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले हमें धरती की बनावट को समझना होगा और यह भी समझना होगा कि बड़े स्तर पर भूकंप और सुनामी का असर एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमारी पृथ्वी 4 परतों में बनी हुई है। इनमें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट को के कैटेगरी में बांटा गया है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर मोटी परत कई भागों में बटी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स होती हैं, जो भारी दबाव और तापमान की वजह से खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेट्स बहुत ज्यादा जोर से हिलती हैं तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। बड़े भूकंपों के पीछे त्रिदेव हैं, यानी धरती की 3 तरंगे। भूकंप आने के पीछे इन 3 तरंगों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें से पी तरंगे, यस तरंगे और सतही तरंगे शामिल हैं। पी तरंगे सबसे तेजी से यात्रा करती हैं, जो सनसनी पैदा करती हैं और एक झटका या धमाके की तरह महसूस होती हैं। यस तरंगे धीमी गति से चलती हैं या आमतौर पर लुढ़कने या झूलने वाली गति की तरह से महसूस होती हैं। वहीं सतही तरंगे बड़े भूकंपों के दौरान ही पैदा होती हैं। पृथ्वी को एक ओर से दूसरी ओर हिला सकती हैं या समुद्री लहरों की तरह जमीन को हिला सकती हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है, जिसका मतलब है कि रिक्टर स्केल पर हर एक अंक की बढ़ोतरी से भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 0.60 स्केल वाली तीव्रता अगर भूकंप 0.50 तीव्रता के भूकंप से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है।
आपको बता दें कि भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। भूकंप के अंदर की ऊर्जा तब निकलती है या अचानक निकलती है तभी भूकंप आते हैं। इसका एक बड़ा कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति भी मानी जाती है। रूस में आए इस भूकंप की भविष्यवाणी बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और जापान की भविष्यवक्ता तात्सुकी ने काफी पहले ही कर दी थी, लेकिन सबसे पहले चर्चा जापान के नई बाबा वेंगा कही जाने वाले तात्सुकी की हो रही है, जिनकी भविष्यवाणी में महीना तक बता दिया गया था। हालांकि बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी बेहद रोचक है। आपको बता दें कि बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025-26 के बीच धरती हिलेगी, इसके बाद बाढ़, भीषण भूकंप से विनाश के साथ महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी। बाबा वेंगा ने इसके अलावा यूरोप में एक विनाशकारी युद्ध की भविष्यवाणी भी की। बाबा वेंगा की 2025 को लेकर एक भविष्यवाणी यह भी है कि धरती पर एलियंस या भारी जीवन से कोई संकेत या संपर्क हो सकता है, जो वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाला होगा। बाबा वेंगा ने दावा किया था कि यह घटना किसी स्टेडियम के अंदर होगी, यानी किसी सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि किसी बड़े खेल महोत्सव के दौरान होगी। वैज्ञानिकों ने इस बात का भी दावा किया है कि एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, जिसका नाम 3I एटलस है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में ऐसी तकनीक आने की संभावना है जिससे मानव मस्तिष्क को नियंत्रित और प्रभावित किया जा सकता है, जो सामाजिक चिंता का कारण बन सकता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में 2025 में भूकंप, ज्वालामुखी और मौसम संबंधी भीषण घटनाओं के अधिक होने की बात कही गई है, जो जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में रूस में आए भूकंप और उसके बाद की सुनामी चेतावनियों को उनके भविष्यवाणियों के साथ मिलाकर देखा जा रहा है। नास्ट्रेडमस और निकोलस ओजुला जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी 2025 में दुनिया की महान शक्तियों के बीच युद्ध की चेतावनी दी थी। यह युद्ध धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर हो सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर तबाही मच सकती है। जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाली रयो तात्सुकी की 5 जुलाई को सुनामी की भविष्यवाणी अपनी किताब में की थी। हालांकि यह घटना तय तारीख से 25 दिन बाद हुई। जापान की नई बाबा वेंगा माने जाने वाली रियो तात्सुकी ने जुलाई 25 में एक बड़ी आपदा का जिक्र किया था, जिसे लेकर जापान की सरकार बेहद सजग रही। इसमें 5 जुलाई 2025 को जापान में संभावित सुनामी खतरे का संकेत दिया गया था। तात्सुकी ने कहा था कि 2025 तक जापान में एक बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसके बाद सुनामी की लहरें उठ सकती हैं। टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का खतरा हो सकता है, क्योंकि जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां भूकंप आम बात है। रिंग ऑफ फायर एक सक्रिय क्षेत्र है, वहां अक्सर भूकंप की आशंका बनी रहती है। रियो तात्सुकी एक जापानी आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में द फ्यूचर आई सॉ नामक एक किताब लिखी, यानी वह भविष्य जिसे मैंने देखा। जापानी भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी ने प्रिंसेस डायना और फ्रेडरी मर्करी की मौत के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। इतना ही नहीं, साल 2011 के भूकंप और कोरोना वायरस जैसे मामलों की भी भविष्यवाणी वह पहले कर चुकी हैं। जुलाई महीने में कुछ होने के अलावा उन्होंने साल 2030 में जानलेवा वायरस की दोबारा वापसी होगी की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर तात्सुकी को न्यू बाबा वेंगा के नाम से बुलाया जा रहा है। रूस में भूकंप के बाद ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सुनामी की लहरें जापान तक पहुंच चुकी हैं। जापान में 16 जगहों पर सुनामी आई है। समुद्र में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर जापान ने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया है। सुनामी के कारण जापान के तट पर व्हेल मछलियां बहकर आ गई हैं। कुछ ऐसा ही हाल रूस का भी है, जहां के समुद्र के तट पर व्हेल मछलियां आ गई हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर उपासना सिंह जी और पंडित ज्ञानेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उपासना सिंह जी, पहला सवाल आप ही से,
कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि रूस में आई जो जो भूकंप आया है उसके बाद से जो सुनामी आ रही है उसका कोई वैज्ञानिक कारण है? जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। और साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। जी। और आज तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं हर दिन नई नई खोज करते हैं, लेकिन अभी भी इसको समझ पाने में मैं तो ये कहूंगी कि अभी तक बहुत ही कम समझ पाए हैं। अभी बहुत से रहस्य हैं जिनको हमें जानना बाकी है और जिनके बारे में हमें कोई समझ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब पूर्णमासी होती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या जिसे कहते हैं कि चंद्रमा इतने इतने मीलों दूर है और उसका असर हमारे यहाँ पर समुद्र में और चीजों पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रहस्य है जिसको जानने पूछने के लिए अभी हमें और रिसर्च वैज्ञानिक करनी होगी। अनुसंधानों की लेकिन आपको आवश्यकता है। बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि रूस में 8.8 तीव्रता वाला, यानी रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता वाला जो भूकंप आया है उसको आप इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से हिरोशिमा में परमाणु बम फटा था उसके जैसे एक 14,300 परमाणु बम एक साथ फटे तो 8.8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आता है। ये बहुत बड़ी घटना है। आपको बता दें कि इस भूकंप के आने का कारण माना जा रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनकी वो आपस में खिसकी हैं, आपस में रिफ्ट हुआ है, जिसके कारण से यह भूकंप आया है, जिसका असर अब सुनामी के तौर पे देखा जा रहा है। डॉक्टर उपासना सिंह जी, क्या इस तरह की घटनाओं को लेके जो मैकेनिज्म बनाया गया है वह पूरी तरीके से आप उससे संतुष्ट हैं या भी उसमें और सुधार की जरूरत है? जी। देखिए, संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर संतुष्ट होते तो इस तरह की घटनाओं का हमें पूर्वाभास पहले हो जाता जी। जी। और अनुमान हम लोगों को मिल जाता तो हम उसके लिए तैयार होते। लेकिन हम वो नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अनुसंधानों की अभी और आवश्यकता है। और हमारी जो रिसर्च चल रही है, जिस भी डायरेक्शन में चल रही है, अभी उसमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रकृति जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज है। उसको सही सही ढंग से प्रेडिक्ट कर पाना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत जैसा मुश्किल कि है। आपने लेकिन अभी डॉक्टर उपासना सिंह जी, जब विज्ञान हारता है तो कई बार लगता है कि हम लोग जिस एस्ट्रोलॉजी से को नकार देते हैं विज्ञान में, उसी की बात सही साबित होती है। जैसे जापान की जो भविष्यवक्ता हैं रियो तात्सुकी, उन्होंने किताब लिखी है द फ्यूचर आई सा, यानी वो भविष्य जो मैंने देखा। उसमें कई तरह की भविष्यवाणियां हैं जिसमें कुछ सच्चाई के तौर पे सामने भी आ चुकी हैं। कुछ ऐसा ही बुल्गारिया के भविष्यवक्ता डॉक्टर बाबा वेंगा थे, उन्होंने भी इसी तरह की भविष्यवाणियां की। आखिर विज्ञान में इन भविष्यवाणियों के नकारने के पीछे रीजन क्या है? उन भविष्यवाणियों के पीछे के साइंटिफिक रीजन को क्यों नहीं समझना चाहते हैं डॉक्टर उपासना सिंह जी? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से इंगित किया है। जो हमारा विज्ञान है वो पूरी तरीके से जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है या नक्षत्र ज्ञान है उसको नकार देता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि खगोलीय जो एक विज्ञान है या जो नक्षत्रों के आधार पर जो भविष्यवाणियां या प्रेडिक्शन की जाती हैं, वो कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो कई 100 साल पहले की गई हैं और आज भी वो सच हो जाती हैं। जब वो सच होती है तब लोगों को लगता है कि अरे ये भी एक विज्ञान है। लेकिन तो तमाम मुझे लगता है साइंटिस्ट कि इस तरह के भविष्यवाणियों को कहते हैं कि यह असल में सर्वाइवल बायस है। इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि 10 भविष्यवाणियां की जाती हैं, जो सही हो जाती हैं वह चर्चा में आ जाती हैं, जो सही नहीं होती हैं वह चर्चा से विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन लोगों को यह धारणा बनती है कि जो भविष्यवाणियां हो रही हैं सबकी सब सही है। तो हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्ञानेश जी। क्या असल में यह भविष्यवाणियां भ्रम फैलाती हैं? महोदय, मैं आपके नेटवर्क के माध्यम से, और साइंस का युग चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है,
उन दोनों को जोड़ करके मैं एक लाइन में स्पष्ट कर दूं, जी। ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि 10 में से एक सत्य हो गई तो वो चर्चा का विषय बन जाती है या वो जन जन तक पहुंच जाती है। आज से कुछ महीने पहले इस बाबा बेंगा की भविष्यवाणी को लेकर के जापान में जाने वाले लोग अपने होटल की बुकिंग कैंसिल करा रहे थे। जापान के वैज्ञानिक और वहां के साइंस से जुड़े लोगों ने लोगों से कहा था कि आप कोई भी होटल कैंसिल मत कराइए, ये सब भविष्यवाणियां बेकार की हैं, इनका कोई तत्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं और वो डॉक्टर पंडित भविष्यवाणी ज्ञानेश सत्य जी, हुई। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जापान सरकार उस पर भरोसा की और उन्होंने कई लोगों ने भी उनके ऊपर भरोसा किया, जिसके कारण से उन्होंने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी। मैं केवल ये कह रहा हूँ, जो साइंटिस्ट कहते हैं उनकी बात मैं रख रहा था कि एक तरीके से सर्वाइवरशिप बायस है, मतलब कि जो भविष्यवाणियाँ सही नहीं होती हैं उनको लोग भुला देते हैं, जो सही होती हैं उसी पर केवल चर्चा होती है। तो लगता है कि वास्तव में भविष्यवाणियाँ सही है। साइंटिस्ट का ही कहना है कि आप कह दीजिए कि 2026 में भूकंप आएगा, और तो आता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि 2025 में भूकंप आएगा और तबाही मच जाएगी, महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है 44 देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन महाप्रलय जैसी स्थिति नहीं दिख रही है डॉक्टर ज्ञानी जी। आप देख नहीं पा रहे हैं कि महाप्रलय की स्थिति नहीं दिख रही है, महाप्रलय से भी बड़ी स्थिति बनी हुई है। ये दुनिया बारूद पर बैठी हुई है। आपको एक तरीके की बात बताऊं जिसको ना आप नकार पाएंगे, ना भारत का विज्ञान नकार पाएगा, ना वर्ल्ड का विज्ञान नकार पाएगा, ना कोई कितना भी बड़ा कोई कितना विद्वान भी नहीं नकार पाएगा। ये जो 8.8 का ये जो भूकंप आया है रशिया में, आप क्या कहते हैं, आपके सोर्स क्या बोलते हैं, इससे पहले कब आया था? 1952 में आया था। मतलब इससे पहला जो इतना बड़ा भूकंप कब आया था? मैं आपसे एक छोटा इससे सा बड़े बात बड़े पूछ रहा हूं, मैं तभी सुन लीजिए, सवाल अगर आप भूकंप के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे तो सही है कि 1951 में भी आया था 9.5 का, हाँ। इससे पहले भी आया था 1952 में भी आया था। लेकिन इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं महोदय, 1952 में जो ग्रहों की स्थिति थी, जो खगोलीय स्थिति थी, यानी कि जो शनि ग्रह हैं वो उस समय भी मीन राशि में थे। इस बात को कोई झूठा नहीं बता सकता। जैसे अगर आज से कोई 50 साल बाद पूछे चैनल पर कि 30 जुलाई को वेडनेसडे डे था, तो इस बात को कोई झूठा नहीं साबित करेगा। 30 जुलाई 2025 में वेडनेसडे डे तो वेडनेसडे डे रहेगा। ऐसे ही 1952 में भी शनि मीन में गोचर कर रहे थे, और ये गोचर अभी 2027 तक सिर्फ भूकंप भी, सुनामी भी और तीसरे विश्व युद्ध की, जो आपके सब्जेक्ट में जो सवाल नहीं है, मैं आपके सब्जेक्ट से एक कदम बाहर रख रहा हूं अपनी मर्जी से। आप इस बात की करिए कि तीसरा विश्व युद्ध भी दुनिया के ऊपर मर रहा है बड़ी तेजी से। पंडित ज्ञानेश जी, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है और बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी उसमें भी उल्लेख है कि धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे युद्ध होगा और यूरोपीय देश प्रभावित होंगे अच्छा खासा, और या जो लड़ाई है धर्म के नाम पे होगा, जो शक्तिशाली देश है वह नेपथ्य में चला जाएगा, नया देश उभरेगा। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि चीन और प्रभावी होगा और अमेरिका अब बैकफुट पे जाएगा। जी पंडित ज्ञानेश जी, मैं एक लाइन में कह दूं, जो महाशक्ति अपने आप को दुनिया के ऊपर कहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो या वो रसिया हो, जो इस समय दुनिया पर राज कर रहे हैं, अपने आप को महाशक्ति कह रहे हैं, ये दौर बदल जाएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का मैं पूरा समर्थन करता हूं, और मैं आपके चैनल पर बैठ के एक नई भविष्यवाणी करता हूं। अमेरिका अपने आप को कितना भी बड़ा पूरा किंग कहे वर्ल्ड का, चाहे रसिया कहे या चाइना कहे, ये तीनों देश हैं जो अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं। इनके भी खंड खंड होना, या इनके ऊपर इस प्रलय का असर हो, या तीसरे विश्व युद्ध का असर हो, या लड़ाई के युद्ध के बाद कोई तीसरा देश उभरना हो, ये सब चीजें आने वाला शनि का गोचर ब्रह्मांड में ही नहीं पृथ्वी पर न्याय करेगा। न्याय आप समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट न्याय नहीं देता वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट जाता है। ऐसे ही संसार को जो न्याय देता है वो शनि और बृहस्पति ग्रह का काम है कि संसार को सच्चा न्याय देना। आपने कही कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है कि दुनिया धर्म के नाम पर लड़ेगी, महाशक्तियां लड़ेंगी, बिल्कुल सत्य का है।
बृहस्पति धर्म के गुरु हैं, बृहस्पति के घर में शनि पंडित होगा, ज्ञानेश जी, जो धर्म दूसरे पंडित ज्ञानेश जी, आपसे आग्रह है कि आप भारत के बारे में भी हमारे चैनल पे कुछ भविष्यवाणियां कर दीजिए, जिसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे और बाद में इस पे चर्चा भी करेंगे। जी नहीं, मैं तो एक छोटे से मुंह से, बहुत छोटे मुंह से मैं आपसे सच कह रहा हूँ। आप भारत की भविष्यवाणियों को भी रिकॉर्ड करिए, विश्व की भविष्यवाणी भी रिकॉर्ड करिए और अपने डाटा में रखिएगा। भारत की सबसे नई भविष्यवाणी है। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं भारत सरकार का हूँ, ना मैं किसी पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं अपनी विद्याओं से लोगों का भला करता हूँ। पीओके में बहुत जल्दी, पीओके, ये मैं कोई जोश में आकर के, ताब में आकर के नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कोई न्यूज चैनल की खबर से प्रभावित होकर बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना स्वतंत्र विचार है, मेरा अपना गणित है, और ये जो मेरा गणित है, ये मेरी भारत की ज्योतिष का गणित है, जो ऋषि मुनियों ने हमें ये जो दी है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जैसे ही शनि मीन में आप जैसे डिग्री बढ़ती जाएंगी, भारत की सेना बहुत जल्दी पीएके को अपने अंडर में, 2027 बहुत लास्ट डेट है, हो सकता है 2025 के दिसंबर में, ये जो दिसंबर आने वाला है, अभी कमिंग 4 महीने, हो सकता है आने वाले 4 महीने में आप भी बाबा बैंगा की तरह आप इस मेरी क्लिप को बार बार अपने चैनल पर घुमाते रहोगे दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर सितंबर में, कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है, बन जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो डॉक्टर उपासना सिंह जी, एक बड़ा सवाल फिर उठता है कि जिस तरीके से व्हेल मछलियां समुद्र तट पे आ चुकी हैं, यह क्या वास्तव में एक बहुत बड़ा जलवायु संकट है, और इस संकट से निपटने के लिए अभी भी कोई तैयारी नहीं है? जी बिल्कुल, जलवायु संकट तो है ही। आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को लेके, जो क्लाइमेट चेंज को लेके इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ अभियान चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो इसीलिए हो रहे हैं कि जितनी हमारे, जैसे भी आपने कहा, युद्ध चल रहे हैं, बहुत हमारे अलग अलग देशों में बहुत स्तर के युद्ध चल रहे हैं, जिसमें कि परमाणु जो औजार है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है उसमें। तो उन सब का असर कहाँ जाएगा? उन सब का असर हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है, हमारे समुद्र पे, हमारे जीव जंतुओं पे, हमारी पृथ्वी पे। तो उसकी जो गैसेज हैं और जो चीजें हैं, उनका असर ये है कि हमारी जो प्रकृति है उसका संतुलन अब थोड़ा सा बिगड़ रहा है। और वो आप देख रहे हैं कि बार बार कभी कहीं पर भूकंप आता है, कभी सुनामी आती है, कभी कहीं पर जंगलों में आग लग जाती है। तो ये सारी चीजें हमारा उसी का एक परिणाम है। एक परिणाम है। तो डॉक्टर बिल्कुल उपासना सिंह हमें जी, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके की हमने आंकड़ों के जरिए या अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि हिरोशिमा पे जो बम फटा था, 8 रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप उसी तरीके से है जैसे एक साथ 14,300 बम फोड़ दिए गए हों। इसको आप और सरल शब्दों में कैसे समझा सकती हैं और इसके असर को कैसे आप बताएंगी? जी जी देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि ये प्रकृति का अपना तरीका है ये प्रतिशोध लेने का, कि जिस तरीके से हमारे जो सारे देश हैं, जिस तरीके से अपने आप को युद्ध में झोंक रहे हैं या दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, उसको बैलेंस करने के लिए ये प्रकृति अपना एक रौद्र रूप दिखाती है, जिससे हम लोगों को एक मैसेज मिले कि अभी भी समय है, आप संभल जाइए और अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए, प्रकृति के संरक्षण की तरफ कुछ प्रयास करिए। ये उसी की तरफ हमारा एक इशारा है। और ईश्वरीय शक्तियां अगर हैं तो वो भी हमें इसी तरफ मतलब जिसे कहते हैं कि रास्ता दिखाती हैं कि आप मिलकर काम करिए। डॉक्टर उपासना सिंह जी, एक और बाबा विंगा ने भविष्यवाणी की हुई है कि दूसरी दुनिया के लोग आएंगे, और वो भी एकांत में नहीं आएंगे, पृथ्वी पे आएंगे। जब कोई खेल महोत्सव हो रहा होगा उस स्टेडियम में उतरेंगे और पहली बार दुनिया के लोगों का बाहरी दुनिया या कहा जाए एलियन से संपर्क होगा। इसे आप देखती हैं कि वास्तविकता के धरातल पे क्या यह संभव है? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि एलियंस को लेके तो बहुत कई दशकों से इस तरीके की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, और इस तरीके की बातें निकल के भी आती हैं कि कभी कहीं एलियन के पैर का चिन्ह मिल गया, कभी कहते हैं उड़न तश्तरी आ गई। तो ये तो एक बड़ी विवादास्पद टिप्पणी है, इसके लिए तो मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो हमारे उनका संपर्क होना मानवता के लिए क्या शुभ संकेत होगा डॉक्टर उपासना जी? देखिए, ये तो इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि ये कैसे होगा या नहीं होगा, या हो सकता है। मैं उस पे भी क्योंकि आइंस्टीन ने, जाने मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था कि यह एक बड़ा खतरा होगा अगर कोई हमसे ज्यादा वैज्ञानिक स्तर पर
विकसित सभ्यता हमसे संपर्क करती है तो जरूर वह संसाधनों के लिए संपर्क करेगी, न किसी और चीज़ के लिए। पंडित ज्ञानेश जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित ज्ञानेश जी, चूंकि अब चर्चा हो रही है बाबा वेंगा की, उनकी भविष्यवाणियों की, तो एलियन अगर आते हैं तो क्या इस तरह का प्रभाव, किस तरीके का प्रभाव देखते हैं समाज के ऊपर? जी देखिए, साइंस कहता है, जैसे आपने कहा कि एलियन से अगर पृथ्वी का संपर्क होता है तो विज्ञान कहता है कि हमें आगे उन्नति करने में मदद मिलेगी, हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये साइंस का आधार है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां पर विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, जी। यानी कि जहां पर साइंस की सीमाएं एंड होती हैं, वहां से अध्यात्म की सीमाओं की शुरुआत होती है। इसका एक सबसे बड़ा और सबसे सटीक उदाहरण मेरे पास, अगर पहले मैं एलियंस को लेकर के कहूं, चाहे विज्ञान कहता है कि एलियंस का संपर्क हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि एलियंस का संपर्क होना मानव जाति के लिए और विश्व भर के लिए संकेत शुभ नहीं है। क्योंकि जो पृथ्वी का जो ग्रह गोचर की जो स्थिति है, अगर उसमें हम एलियंस का अगर इंटरफेयर होता है तो यह विनाश होने का संकेत है, विनाश होने का संकेत है, लेकिन हम उसके लिए कितने तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। आप दोनों इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए फिर न्यूज के साथ।